एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम गो फैशन के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ गो कलर्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझे गो फैशन के ऊपर वीडियो बनाने बोला था एंड हियर आई एम। सो आज हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, देन फाइनेंशियल्स, व्हाट इज़ गुड थिंग, बैड थिंग्स, मोट एंड एवरीथिंग हम सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गो फैशन का अगर बिजनेस मॉडल की मैं बात करूँ तो वुमेंस के बॉटम वेयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो सिंपल आपके पुलाज़ोज हो गए, या आपका जीन्स हो गया, लेगिंग्स हो गए, हेरम पैंट्स, पटियालास। सो वुमेंस बॉटम वेयर मार्केट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। बहुत ही सिंपल बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूँ, सो नाउ दिस इंडस्ट्री, अगर मैं वुमेंस बॉटम वेयर की बात करूँ, सो दिस इज़ बेसिकली टूवर्ड्स अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास काफ़ी मार्केट शेयर है। लेकिन अगर मैं ब्रांडेड प्लेयर्स की बात करूँ, सो गो फैशन के पास ऑलमोस्ट 8% मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू ब्रांडेड वुमेन्स बॉटम वेयर। अब यहाँ पर जैसे मैं इंडस्ट्री की बात कर रही थी, सो यहाँ पर जो वुमेन्स एपरल मार्केट है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है वुमेन्स एपरल में, ये बढ़ने की एक्सपेक्टेड है। सो ऑलमोस्ट FY15 में जो 19% था, FY25 में 42% के आसपास दिस इज़ एक्सपेक्टेड। एंड यहाँ पर जैसे गो फैशन इज़ इनटू वुमेन्स बॉटम वेयर, सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज इन वुमेन्स वेयर जो है दैट इज़ वुमेन्स बॉटम वेयर, जिसमें गो फैशन है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 12.4% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वुमेंस एपरल में वुमेंस बॉटम वेयर ऑलमोस्ट 8.3% फॉर्म करता है। सो 12.4% CAGR से एक्सपेक्टेड है ये मार्केट जाना फ्रॉम FY20 to 25, विच इज़ ऑलमोस्ट 244 बिलियन। एंड यहाँ पर नाउ वाई दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरीज इन वुमेंस वेयर इज़ क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स जो है दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग सेपरेट्स। तो जो फ्यूजन कैटेगरी है बॉटम वेयर में, दिस हैज़ एक्चुअली टेकन ओवर वुमेंस एपरल। सो वर्क फ्रॉम होम इंक्रीज़ होने की वजह से, कल्चर, देन स्टाइल एंड कंफर्ट की वजह से यहाँ पर जो फ्यूजन मार्केट है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। सो यहाँ पर जो पहले ऐसा होता था कि आप साड़ीज़ ज़्यादा चलती थी या सलवार कमीज़ ज़्यादा चलती थी, बट नाउ सेपरेट्स या मिक्स मैच में ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो अगर मैं खुद की ही बात करूँ, सो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ पुलाज़ोस। सो यहाँ पर आप सो बेसिकली क्या होता है कि आप टॉप अलग लेते हो, देन उसके लिए बॉटम वेयर अलग लेते हो। सो आज अगर आप देखोगे ट्रेंड पुलाज़ोस का बहुत चलता है, हेरम पैंट्स का बहुत चलता है, या टॉप के नीचे पटियालास का बहुत चलता है। सो मिक्स एंड मैच, देन फ्यूजन कैटेगरी, सेपरेट्स, ये बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। सो ऑलमोस्ट अब मैं लॉन्ग टर्म की तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन 2 to 3 ईयर्स में इस जो फ्यूजन मार्केट है या जो सेपरेट्स है, मिक्स एंड मैच है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। एंड यहाँ पर ऑर्गेनाइज शेयर जो है वुमेंस बॉटम वेयर में वो ऑलमोस्ट 38% पे जाना एक्सपेक्टेड है बाय FY25। सो व्हेन आई से कि फ्यूजन वेयर यहाँ पर खूब इंक्रीज होने वाला है, व्हाट इज़ द फ्यूजन वेयर? सो आपके प्लाजोज हो गए, हेरम पैंट्स हो गए, दीज आर कॉल्ड फ्यूजन वेयर्स। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो नाउ व्हाट आर द गुड थिंग्स जो गो फैशन की है? सो पहली चीज़ ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो गो कलर्स वॉज द फर्स्ट मूवर इन बॉटम वेयर एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पर कैटेगरी क्रिएटर रहा है गो कलर्स। सो यहाँ पर जब मैं गो फैशन बोल रही हूँ, गो कलर्स इट्स वन एंड द सेम। सो पहले क्या होता था, एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक कि टॉप वेयर में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे जब ऑर्गेनाइज्ड की बात आती थी या ब्रांडेड प्लेयर्स की बात आती थी। सो यहाँ पर ब्रांडेड में, सो यहाँ पे कोई भी ब्रांडेड प्लेयर ने बॉटम वेयर में, एक्सक्लूसिवली बॉटम वेयर में किसी ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। सो गो कलर्स वाज द फर्स्ट वन जो बॉटम वेयर में एक्सक्लूसिवली इन्होंने एक कैटेगरी क्रिएटर रहे हैं। एंड इन्होंने एक ट्रेंड सेट ऑफ किया है जिसको रूपा का, अगर आप सॉफ्ट लाइन लेगिंग्स की अगर आपने सुना होगा, या लक्स का लायरा आपने सुना होगा, लायरा की खूब ऐड आती है, तो ये लोगों ने एक्चुअली गो कलर्स को ही फॉलो किया है। एंड जो TCNS है, जो अगर आपने W का नाम सुना है, सो W जो वुमेंस की कुर्तीज़ है उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। सो लेकिन 2020 में W ने रादर TCNS ने भी इनको फॉलो किया है, दैट इज़ गो कलर्स या लायरा, इन सबको। मतलब वो लोग भी बॉटम वेयर में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट ही अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 12.5 के CAGR के ग्रोथ से है। तो यहाँ पर अगर आप नेशनल लेवल ब्रांड्स देखोगे इतने नहीं हैं, या फ्रैगमेंटेड सेक्टर है डोमिनेटेड बाय नॉन ब्रांडेड मैन्युफैक्चरर्स, गो कलर्स इज़ एक्चुअली एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ इन बॉटम वेयर।
यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ क्या है, 50% अगर बाइंग बिहेवियर देखोगे दैट इज़ रिपीट कस्टमर्स, एंड यहाँ पे 50% सेल्स देखोगे दैट इज़ फ्रॉम चूड़ीदार्स एंड लेगिंग्स, एंड बाकी का 50% न्यू प्रोडक्ट्स। पहले क्या होता था ना, इनका जो लेगिंग्स है एंड चूड़ीदार्स है एक्चुअली 2/3 ऑफ सेल कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब यहाँ पर जो न्यूअर प्रोडक्ट्स है वहाँ से 50% आता है। सो इनका शेयर, चूड़ीदार एंड लेगिंग का शेयर ऑलमोस्ट 50% हो गया है। अब यहाँ पर कंपनी का मेजर एडवांटेज क्या है ना, स्केल इन क्वांटिटी एंड SKUs। सबसे पहली चीज़ कि कंपनी खुद प्रोडक्ट्स नहीं मैन्युफैक्चर करती, कंपनी के पास कोई फैक्ट्री नहीं है, वेयर हाउसेस हैं, लेकिन कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। हालांकि जो रॉ मटेरियल्स है, फैब्रिक है, ये खुद परचेज करती है रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में और जॉब वर्क के लिए देती है। एंड यहाँ पर बहुत अलग अलग कलर्स में यहाँ पर फैब्रिक ख़रीदा जाता है और कंज्यूमर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है न्यू एंट्रेंट्स के लिए कि बहुत सारे टू प्रोक्योर सो मेनी डिफरेंट कलर्स, क्योंकि आपको मिनिमम क्वांटिटी ख़रीदनी पड़ती है सप्लायर्स से। सो यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स, जितने कलर्स में एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस गो कलर्स ऑफर कर रहा है, दूसरे लोगों के लिए या न्यू एंट्रेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। सो ऑलमोस्ट 728 SKUs है कंपनी के पास। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स है इन 120 कलर्स। तो यहाँ पर अगर आप बॉटम वेयर SKUs बाय डिफरेंट वुमेन वेयर ब्रांड्स की अगर हम बात करें, सो गो कलर्स के पास 728 है विच इज़ हाईएस्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे W है, उसके पास 700 है। एंड लेकिन यहाँ पे गो कलर्स इज़ एक्चुअली लीडिंग व्हेन इट कम्स टू SKUs। सो इतने सारे SKUs रखना इज़ एक्चुअली क्वाइट डिफ़िकल्ट। और यहाँ पे तीसरी अच्छी चीज़ क्या है ना, अगर मैं बॉटम वेयर एंड टॉप वेयर में कंपैरिजन करूँ तो टॉप वेयर में, टॉप्स में, कुर्तीज़, इन सब में जितने लोग फैशन कॉन्शियस होते हैं उतना बॉटम वेयर में नहीं है। मतलब जो बॉटम वेयर है दे आर रेलेवेंट राउंड द ईयर, एंड यहाँ पर एज सच एकदम से ही फैशन के बाहर चले जाए ऐसा बॉटम वेयर में नहीं होता है। और यहाँ पर अगर इन्वेंट्री रिस्क की बात करूँ, सो टेक्निकली अगर आप कपड़ों में देखोगे इन्वेंट्री रिस्क बहुत होती है। सो मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स एंड माई डैड इज़ इनटू दिस बिजनेस, कपड़ों के बिजनेस में, एंड मैं उनसे बहुत बार यही सुनती हूँ कि इन्वेंट्री रिस्क नहीं होना चाहिए या इन्वेंट्री इतनी नहीं मंगवानी चाहिए कि बाद में बिके ही ना, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपका प्रोडक्ट फैशन के बाहर चले गया, लोग उसको ख़रीदते नहीं हैं। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कपड़ों की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं वुमेंस बॉटम वेयर की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वेंट्री रिस्क, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू टॉप वेयर यहाँ पे इन्वेंट्री रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स है एकदम से ही फैशन के बाहर नहीं चले जाएंगे और यहाँ पे जो राउंड द ईयर अगर आप देखोगे लोग खरीदते ही रहते हैं। सो इन्वेंट्री रिस्क इज़ लो एज़ कम्पेयर टू जो टॉप वेयर है। सो यहाँ पे एक तरह से जो सीजनलिटी हमको देखने को मिलती है टॉप वेयर में, यहाँ पर बहुत कम है। एंड दिस इज़ द रीज़न, जो हम इनके नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग्स में आएंगे, दैट इज़ इनका जो कोर प्रोडक्ट कैटेगरी है ये हाई फुल प्राइस सेल्स पे होता है, क्योंकि सीजनलिटी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनके प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर एज सच फैशन कॉन्शियस लोग नहीं हैं, सो एज़ कम्पेयर टू टॉप वेयर ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर जो इनकी सेल्स हुई हैं, सो 97% ऑफ इट्स EBO सेल्स वेयर एट फुल प्राइसेस। सो यहाँ पर सो सिंपल मतलब कि इनके EBOs हम आगे देखेंगे, इनका ऑलमोस्ट 70% 70 to 73% बिजनेस इनका EBO के थ्रू आता है, मतलब इनके खुद के जो स्टोर्स हैं। सो यहाँ पर 97% ऑफ इट्स EBO सेल्स वर एट फुल प्राइसेस। मतलब यहाँ पर जो हम देखते हैं कि बहुत सारे आप डिस्काउंट्स यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स पे जो खूब डिस्काउंट दिए जाते हैं। सो LFS एंड ऑनलाइन चैनल में भी कंपनी जो है कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट पार्टनर के साथ शेयर करती है। सो LFS मतलब तो आपका जैसे रिलायंस रिटेल हो गया, दिस रिलायंस रिटेल में इनकी एक छोटी सी दुकान होगी। सो रिलायंस रिटेल के थ्रू जो ये बेचते हैं दैट इज़ LFS। सो यहाँ पे गो फैशन एक्चुअली हैज़ लोअर डिस्काउंटिंग देन अदर ब्रांड्स। यहाँ पर नेक्स्ट अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप गो फैशन के प्रोडक्ट्स देखोगे तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइजेस ये लोग ऑफर करते हैं। सो FY22 में 83% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स वेर एक्चुअली रिटेल एट प्राइस लोअर देन ऑलमोस्ट 1000। एंड यहाँ पर ये लोग जो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं वो बल्क में करते हैं, जो इनको कॉस्ट एडवांटेज देता है। एंड इन लोग ने यहाँ पर जो इनका प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन है ये ऑटोमेट किया है थ्रू एन ERP सिस्टम। सो ERP के थ्रू यहाँ पर ओवर या अंडर स्टॉकिंग नहीं होती है, एज वेल एज जो कंप्लीट SKU मिक्सेस है
ये इसका ये एक्चुअली ध्यान रखते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, या अगर कोई नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी सेल्स कितनी हो रही है, क्योंकि उसके हिसाब से देन दे विल एक्चुअली इंक्रीज दी अमाउंट ऑफ दैट न्यू प्रोडक्ट। सो ये लोग ऑलमोस्ट इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स एज वेल एज इनका जो पूरा सप्लाई चेन है फॉर ऑल चैनल्स ये लोग मैनेज करते हैं। फ्रॉम इट्स मोर देन 99,100 स्क्वायर फीट वेयर हाउस है इनका तिरुपुर में, तमिलनाडु में। एंड ये लोग ऑलमोस्ट इनका नया वेयर हाउस आया है भिवंडी में, मुंबई। सो ये एक्चुअली एक फुलफिलमेंट सेंटर है फॉर दी स्टोर्स इन वेस्ट एंड नॉर्थ। दूसरी अच्छी चीज़ इनकी क्या है कि EBO फोकस्ड कंपनी है ये। EBO मतलब एक्सक्लूसिवली ब्रांड आउटलेट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 73% रेवेन्यू इनका EBO के थ्रू आता है, और आगे इनको 80% रेवेन्यू इनका EBO के थ्रू ले आना है। इससे क्या होगा, इससे एक्चुअली आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। अब इसकी हम 2 मिनट में बात करते हैं। ये जो गो फैशन है ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है जब EBOs की बात आती है। सो क्लस्टर बेस्ड मतलब हमने डीमार्ट में भी बात की थी। तो मान लो आपका एक एरिया में अगर आपके स्टोर्स हैं तो आप उसी एरिया के आसपास स्टोर्स ओपन करोगे। इससे आपका क्या होता है, इससे आपको जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज मिलती है एंड आपको लोकल प्रेफरेंस क्या है उससे भी पता चलता है, एंड ब्रांड विजिबिलिटी भी बढ़ती है। तो गो फैशन भी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। एंड यहाँ पर कोको मॉडल है। कोको मतलब कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेट मॉडल पे ये लोग जाते हैं। एंड जो इनके मोस्ट ऑफ द EBOs हैं ये साउथ एंड वेस्ट में है, एंड यहाँ पर दे आर एक्चुअली टारगेटिंग टू डीपन इट्स पेनिट्रेशन इन सच रीजन्स, एंड यहाँ पर फर्दर एक्सपेंशन भी होगा नॉर्थ एंड ईस्ट में। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इनके जो EBOs हैं, सो दे आर टारगेटिंग 80% रेवेन्यू फ्रॉम द EBOs इन मे बी 2 to 3 years। नाउ वाई, सो दिस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर मार्जिन्स, क्योंकि यहाँ पर बेटर ऑपरेशनल कंट्रोल रहेगा एंड स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, एंड जिसके वजह से मार्जिन्स अच्छे रहेंगे। पर अगर मैं केपेक्स की बात करूँ तो एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर EBO में ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन की होती है, एंड यहाँ पे जो पे बैक पीरियड है ऑलमोस्ट 15 to 18 months का है। एंड क्योंकि कंपनी का प्रेफर्ड मेथड EBOs है, यहाँ पर हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी है। सो ऑलमोस्ट 20% इन FY19। यहाँ पर 21 में एक्चुअली इनका जो SSSG है ये दैट इज़ सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है ये नेगेटिव था बिकॉज ऑफ कोविड। एंड अगर मैं FY22 की बात करूँ तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। सो EBOs की वजह से यहाँ पे इनको जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सो यहाँ पर EBOs में काफ़ी अच्छी रेवेन्यू आ सकती है। देन जो इनका LFS है दैट इज़ लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, जैसे हमने बात की थी जो आपका रिलायंस रिटेल के थ्रू मैं सेल कर रही हूँ या सेंट्रल के थ्रू सेल कर रही हूँ। सो यहाँ पर भी इन लोग का ध्यान है। ऑफकोर्स यहाँ से भी काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है, बट 80% विल बी फ्रॉम EBOs। एंड यहाँ पे ऑनलाइन चैनल कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट दे आर टारगेटिंग 6% बाय FY24। एंड यहाँ पर ये लोग थ्रू सो दे सेल ऑनलाइन थ्रू देयर ओन वेबसाइट एंड दोज ऑफ अदर्स। सो विथ E-कॉमर्स अगर आप देखोगे बीइंग द ओनली रिटेल मीडियम अवेलेबल ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि यहाँ पर जो पेस ऑफ अडॉप्शन रहा है ऑनलाइन परचेज का that has further accelerated. So this is actually an important channel for apparel and lifestyle retail. So आपने देखा कि हमने डीमार्ट में ही बात की थी कि फूड एंड ग्रॉसरी के कंपैरिजन में जो ये एपरल है या जो कपड़े हैं ये ऑनलाइन लोग काफ़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं। सो ऑनलाइन बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर देम, इनको यहाँ से भी ये लोग काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें सो यहाँ पर इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है बहुत अच्छी रही है, ऑलमोस्ट 37% CAGR ग्रोथ यहाँ पे रही है। एंड आगे भी मुझे लगता है एटलीस्ट फॉर 3 years इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 25% के आसपास तो होनी ही चाहिए। लेकिन सो नाउ दिस इज़ लाइक कि मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रही हूँ, मतलब 2 या 3 years डाउन द लाइन। यहाँ पर आगे अगर मैं 10 years डाउन द लाइन की बात करूँ, क्या 25-30% की ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है? आई डोंट थिंक सो, बट 2 to 3 years में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 25% के आसपास इनकी रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। एंड यहाँ पर इनके ग्रॉस मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 60% के आसपास। एंड यहाँ पर अगर EBITDA मार्जिन देखोगे सो FY19 के बाद अगर आप देखोगे, FY20 को आप रहने दें,
FY19 के बाद इनके जो एबिडा मार्जिन्स हैं वो खूब बड़े हैं। नाउ दिस इज़ नॉट कि ये लोग ने बहुत ही एक्सेप्शनली कुछ किया है, नहीं, ये अकाउंटिंग के वजह से एक्चुअली इनके एबिडा मार्जिन्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, इसको समझते हैं। सो 2020 में इंड AS 116 इंट्रोड्यूस हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर क्या चेंजेस आए थे, जो आपके लीज, जैसे ये कंपनी रेंटल मॉडल फॉलो करती है ना कि ओन मॉडल। ओके, सो यहाँ पे जो लीज रेंटल्स हैं लीज पीरियड में एक्चुअली ये कैपिटलाइज्ड किए जा रहे हैं एज एन एसेट एंड करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी क्रिएट की जा रही है एंड इसको अमोटाइज किया जा रहा है ओवर अ पीरियड एज डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सो सिंपल भाषा में यहाँ पर रेंटल एक्सपेंडिचर आपके P&L में नहीं दिखेगा, वेराज ये जो एक्सपेंडिचर है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन दिखेगा। इसके वजह से जो आपके एबिडा मार्जिन्स हैं वो आपको 2020 के बाद ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके एक्चुअल एबिडा मार्जिन्स देखोगे 22-23 के आसपास होने चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ से 2021 को आप रहने दें, कोविड के वजह से दैट इज़ एन एक्सेप्शनल ईयर, लेकिन यहाँ से आपको इनके एबिडा मार्जिन्स 32 या 30% के आसपास ऐसे ही दिखेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे अगेन 21 में यहाँ पर ये लोग ऑलमोस्ट लॉसेस में थे एंड यहाँ पे मार्जिन्स 22 में अगर आप देखोगे 8.9% है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेज के वजह से या ग्रॉस मार्जिन में और बूस्ट आने की वजह से यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पर इंक्रीज़ होने के चांसेस है। एंड यहाँ पर इनका जो वर्किंग कैपिटल डेज़ है, इन लोग ने मतलब इनके बीच में ऐसा हाल था कि इनके वर्किंग कैपिटल डेज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग टूवर्ड्स इट कि इनका वर्किंग कैपिटल कम हो। नाउ दिस इज़ द रीज़न ये हुआ कि जो इन्वेंट्री इनकी थी, इन्वेंट्री में पैसा खूब फंसा हुआ था एंड यहाँ पर इन्वेंट्री डेज़ को ये लोग काफ़ी अच्छे से सुधारने वाले हैं। एंड यहाँ पर रिसीवेबल डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे इनका EBO ऑलमोस्ट 73% इनका जो रेवेन्यू है दैट इज़ फ्रॉम EBOs, खुद के जो आउटलेट्स हैं, लेकिन जो बाकी का है दैट इज़ फ्रॉम LFS एंड MBOs। सो वहाँ पर एक्चुअली रिसीवेबल फंसे हुए हैं। सो जितने भी रिसीवेबल्स आपको दिख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम दिस जो 30% का जो सेल है। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो इनका रिलायंस रिटेल या ये जो आउटलेट्स हैं, इधर कैसा है कि मान लो मैं गो फैशन हूँ, अगर मैंने रिलायंस रिटेल को प्रोडक्ट बेचा तो मुझे पैसा तभी मिलेगा जब रिलायंस रिटेल वो इन्वेंट्री बेच पाएगा। ओके, सो ऐसे केस में यहाँ पर रिसीवेबल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखोगे 22 में इट वाज डाउन, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हुआ था। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने खूब इन्वेंट्री बिल्डअप करके रखा था क्योंकि सप्लाई चेन इश्यूज़ के वजह से, रॉ मटेरियल प्राइसेस में सर्जिंग की वजह से, तो यहाँ पर OCF इसके वजह से डाउन था। अब हम रिस्क की बात करते हैं। सो सबसे पहला रिस्क ये है कि दे आर ओनली इनटू बॉटम वेयर एंड दे आर वेरी क्लियर कि इनको बॉटम वेयर के आगे मतलब टॉप वेयर में नहीं जाना है। अब इनके जो पीयर्स हैं तो दे आर इनटू टॉप वेयर एंड बॉटम वेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो इनके राइवल ब्रांड्स हैं ये लोग मल्टीपल कैटेगरीज में होने की वजह से क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है कि मान लो मैं टॉप वेयर ख़रीदने गई और मैंने बॉटम वेयर भी वहीं से ले लिया, क्योंकि गो कलर्स में सिर्फ बॉटम वेयर है, टॉप वेयर नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉस सेलिंग का इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा एंड दे वर वेरी क्लियर कि दे डू नॉट वांट टू गो ऑन इन टॉप वेयर, दे वांट टू फोकस ऑन बॉटम वेयर। तो ये एक रिस्क हो सकता है। सेकेंड इज़ हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। सो वुमेंस का जो बॉटम वेयर इज़ हाईली फ्रेगमेंटेड एंड हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो हालांकि अगर देखा जाए कि इन्होंने शुरुआत की थी, दे वेर एक्चुअली दी क्रिएटर ऑफ ब्रांडेड बॉटम वेयर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेंस बॉटम वेयर, लेकिन मैनी पीपल फॉलोड देम। तो लक्स ने फॉलो किया, लायरा लेके आया, सॉफ्ट लेगिंग्स आ गई, ठीक है, तो बहुत लोगों ने इनको फॉलो किया। एंड नेक्स्ट इज़ ईज़ ऑफ एंट्री। यहाँ पर जैसे क्योंकि यहाँ पे कोई एज सच बैरियर्स टू एंट्री नहीं है एंड वुमेंस बॉटम वेयर इज़ ईजी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एंटर, स्पेशली लार्ज प्लेयर्स, एंड इसी वजह से गो फैशन पहला होने के बावजूद, पहला वुमेंस बॉटम वेयर में होने के बावजूद इन लोगों को बहुत लोगों ने फॉलो किया। सो फॉलोइंग गो फैशन
into bottomware was very easy for the competition. एंड यहाँ पर ऑनलाइन रिटेलर्स आप देख रहे हो, वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हो रही है. करंट ट्रेंड्स ऑफ डिस्काउंटिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज मे अफेक्ट गो फैशन की प्राइसिंग एंड हेंस प्रॉफिटेबिलिटी. सो अगर वैल्यूएशन की बात करें, सो 8% मार्केट शेयर है कंपनी के पास. हाई फुल प्राइस पे सेल्स होते हैं, जिसके वजह से ग्रॉस मार्जिन आर वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिटेल नेटवर्क भी है. सो एवरीथिंग इज़ गुड. लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूएशन है, सो एवरीथिंग, सब जो ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज़ एक्चुअली बेक्ड इन. तो हालांकि ग्रोथ काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि 2-3 साल में तो मुझे लगता है कि 25% के आसपास ग्रोथ होनी ही चाहिए. बट इन 2 to 3 years, बस उसके आगे आई हैव एक्चुअली नो आइडिया कि क्या ये इतना हाई ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू एक्चुअली सी. सो मुझे इस वैल्यूएशन पे तो ऑफकोर्स महंगा लगता है. एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं एंड क्या आपके पोर्टफोलियो में आपके पास ये कंपनी है या नहीं है. सो ये था आज का एनालिसिस. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. जय हिंद एंड नमस्ते.